एक टाइम ऐसा था कि अमिताभ बच्चन सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक फार्मर भी थे और वो खुद खेती बाड़ी करते थे, ट्रैक्टर चलाते थे। ऐसा मैं नहीं, वो खुद कहते हैं। एक्चुअली 1990 में उन्होंने महाराष्ट्र के लोनावला में एक एग्रीकल्चर लैंड खरीदा और महाराष्ट्र के लॉज के अकॉर्डिंग वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड एक सिर्फ फार्मर खरीद सकता है। ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया और फिर उन्होंने यूपी में 15 एकड़ का एक एग्रीकल्चर लैंड खरीदा और उन पर एक फार्मर का टैग लग गया। और अमिताभ बच्चन ही क्यों, उनके बेटे और उनकी पत्नी ने भी एग्रीकल्चर लैंड यूपी से खरीद लिया और वो भी फार्मर बन गए। और फिर बच्चन फैमिली ही क्यों, आमिर खान, सलमान खान, सनी देओल, गोविंदा, ये सब खुद को फार्मर कहते हैं। इनके पास फार्मिंग लैंड है और वहां पर खेती बाड़ी भी होती है। इवन कि कुछ दिन पहले MS धोनी भी अपने एग्रीकल्चर लैंड में स्ट्रॉबेरीज उगा रहे थे और उससे एक स्ट्रॉबेरी निकाल के खा भी रहे थे। इवन कि बहुत से पार्लियामेंट में MPs हैं जो करोड़ों की एग्रीकल्चर लैंड ओन करते हैं और खुद को फार्मर बुलाते हैं। अब लेट्स से कि धोनी जैसे क्रिकेटर्स और अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर्स अपनी एग्रीकल्चर लैंड से डायरेक्टली अगर कोई इनकम नहीं भी कमा रहे, तो क्या वजह है कि ये सारे लोग खुद को एक्टर, क्रिकेटर या पॉलिटिशियन नहीं बल्कि किसान कहकर डिक्लेयर करते हैं? ऐसा इसलिए है कि अगर कोई खुद को फार्मर बता के करोड़ों की एग्रीकल्चर इनकम भी दिखाता है तो भी इन पे कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम पर कोई टैक्स नहीं, जहाँ पर सारा का सारा टैक्स बर्डन सिर्फ मिडिल क्लास आदमी के ऊपर आता है। वहीं पर इंडिया के रिचेस्ट लोग खुद को फार्मर बताते हैं और एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हैं। और इनका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, यूपी में जाओ, 12.5 एकड़ लैंड खरीद लो और खुद को एक फार्मर बना दो। अब हम देखते हैं कि ये लीगली कैसे हो रहा है। अगर हम इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 21A को देखें तो वहां पर ये चीज डिफाइन की गई है कि कौन सी इनकम को एग्रीकल्चर इनकम कहा जाएगा। तो कोई भी ऐसा पैसा, चाहे वो रेंट हो, रेवेन्यू हो, अगर वो एग्रीकल्चर लैंड से आ रहा है तो उसे हम एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे। और सेक्शन 10(1) के अंडर ऐसी इनकम पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं होगा। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से कि आपके पास एक लैंड है और ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले 50% पर आप एक्चुअल में खेती बाड़ी कर रहे हो और इससे आपको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। और दूसरे हाफ पार्ट पर अगर कोई खेती बाड़ी नहीं भी हो रही है लेकिन आपके पास घर है जिससे आपको 50,000 रुपए रेंट आ रहा है, तो 1 लाख प्लस 50,000 यानी पूरे 1.5 लाख के ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम सेक्शन 21A को दोबारा से देखें तो वहां पर यह भी लिखा है कि अगर आपके पास फार्म हाउस है और उससे भी अगर आपको कोई इनकम आ रही है तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। और इसीलिए मैक्सिमम सेलिब्रिटीज फार्म हाउसेस ओन करते हैं। और ये बात सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम तक लिमिटेड नहीं है। अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है और आप उसको सेल करते हो और दोबारा से एक एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हो तो सेक्शन 54B के अकॉर्डिंग उस पे भी जो आपको कैपिटल गेन है उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कि आपने 1 करोड़ की लैंड खरीदी और 2 साल के बाद उसे 1 करोड़ 20 लाख में बेच दिया, तो आपका गेन हुआ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख माइनस 1 करोड़। अब ये जो 20 लाख है, अगर इससे आप दोबारा से एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हो तो भी आपको कोई टैक्स जो है वो नहीं पे करना पड़ेगा। अब हम लॉजिकली सोचें तो ऐसा लगता है, ठीक है ना यार, जो हमारे फार्मर्स है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर उन्हें कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा तो ये ठीक बात है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैक्सिमम जो लोग टैक्स एग्जेम्पशंस का फायदा उठाते हैं वो हमारे ऑनेस्ट गरीब फार्मर्स नहीं है बल्कि अमीर लोग हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसी बहुत सी रिपोर्ट्स और इवन फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कि आपको पता है कि अगर हम खुद की फैमिली के लिए नहीं सोचते तो इसकी वजह से हमारे जाने के बाद हमारी फैमिली सफर कर सकती है। और इसमें मैक्स टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान हमारी मदद कर सकता है। मैक्स टर्म लाइफ इंश्योरेंस से 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस प्लान हमें 700 रुपए पर मंथ के हिसाब से मिल सकता है अगर हम अर्ली एज में हैं, और 2 करोड़ का सिर्फ 1046 पर मंथ में। जब भी हम कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखें, जिसका मतलब है कि एक फाइनेंशियल ईयर में एक इंश्योरर ने कितने % क्लेम सेटल किया है। और 2022-2023 IRDAI's रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का बहुत ही अच्छा क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, विच इज 99.51%। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस खरीदते हैं तो हमें उसके साथ साथ कुछ एडिशनल राइडर्स भी ले लेने चाहिए, जैसे कि एक्सीडेंटल कवर, परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर या फिर क्रिटिकल इलनेस प्रोटेक्शन, ताकि हमारी फैमिली को सिर्फ डेथ के टाइम ही नहीं बल्कि ऐसे केसेस में भी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिले जब हम काम नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर हाउसवाइफ भी टर्म इंश्योरेंस खरीद सकती है और वो भी बिना अपनी हस्बैंड की इनकम प्रूफ को दिखाए। तो इस ऐप को जरूर चेकआउट कीजिए ताकि हम अपनी टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम कैलकुलेट कर पाए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द स्टोरी, आप इन 3 रिपोर्ट्स को सुनिए। सबसे पहली रिपोर्ट है 1970 की, जो आज से करीबन 50 साल पहले आई थी। ये रिपोर्ट दी थी वांचू और राज कमेटी ने, और ये कहती है कि जो मैक्सिमम लोग टैक्स इवेड कर रहे हैं वो कोई गरीब फार्मर्स नहीं है बल्कि बहुत ही अमीर लोग हैं।
ऐसे लोग जिनका फार्मिंग से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं। दूसरी रिपोर्ट 2002 में आई थी जो कि केलकर कमेटी ने दी थी और इन्होंने कहा था कि जो टैक्स इवेजन है ये एक तरह की मनी लॉन्ड्रिंग है जिससे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में आसानी से कन्वर्ट किया जा रहा है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है, इसे सुनिए। 2019 में कैग की रिपोर्ट आई थी और वहां पर उन्होंने 6700 केसेस को स्टडी किया था। इन 6700 केसेस में 3650 करोड़ एग्रीकल्चर इनकम पर क्लेम आया था। इन्होंने फिर नोटिस किया कि 2015 से 2017 तक ये जो 3600 करोड़ रुपए की एग्रीकल्चर इनकम क्लेम की गई है, इसमें से 57% जो एग्रीकल्चर इनकम है वो लोगों की थी ही नहीं, वो बड़ी बड़ी कंपनीज की थी जिनका एग्रीकल्चर से कोई लेना देना है ही नहीं। तो मेन सवाल आता है कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम को कोई एग्रीकल्चर इनकम कैसे दिखा सकता है। तो इसे हम एक इमेजिनरी एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कि आपके पास एक फार्म हाउस है। उस फार्म हाउस में सिर्फ 10 या 15% एरिया में आप एक्चुअल में खेती कर रहे हैं और बाकी 85% एरिया में कोई खेतीबाड़ी नहीं की जा रही, बल्कि वहां पर कोई वेडिंग रिजॉर्ट है जहां पर लोग आके अपनी वेडिंग कर सकते हैं और जहां से आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। इसे हम एक डेटा से समझते हैं। लेट्स से आप इस वेबसाइट पे जाइए और यहाँ पर देखिए कि दिल्ली में एक फार्म हाउस की कीमत कम से कम 50 से 60 हजार रुपए है एक दिन की। अब लेट्स से कि जो फार्म हाउस है इसकी 100% ऑक्यूपेंसी है, तो पोटेंशियली ये एक साल का 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक कमा सकता है और इन्हें टेक्निकली कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा क्योंकि इनके पास कुछ ना कुछ परसेंटेज ऐसा एरिया है जहां पर ये एक्चुअल में फार्मिंग कर रहे हैं। अब उसकी इनकम प्लस इन सब रिजॉर्ट्स की इनकम को मिला के ये कोई टैक्स नहीं पे करेंगे। अब हम में से कई लोग सोचेंगे कि यार ये तो इलीगल है, एक नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को एक एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट कैसे मिल सकता है? तो ऑल दे हैव टू डू इट, किसी भी पटवारी या लोकल विलेज अकाउंटेंट के पास जाके उनसे आप एक सर्टिफिकेट ले लीजिए कि उनके लैंड पर वो कल्टीवेशन कर रहे हैं और फिर वो खुद को एक फार्मर का टैग लगा के एग्रीकल्चर इनकम से टैक्स इवेट कर सकते हैं। अब कई ऐसे एग्रीकल्चरिस्ट इससे एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। वो सिर्फ ये नहीं बोलते कि उन्होंने कल्टीवेशन की है, वो ये बोलते हैं कि जो भी उन्होंने उगाया है उसे वो मार्केट में बेच भी रहे हैं, बेशक असलियत में उन्होंने एक भी पौधा ना उगाया। ये बात 2012 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता चली कि किस तरीके से लोग अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं। और ये प्रोसेस बहुत ही आसान है। उन्हें बस क्या करना है कि उन्हें एक ऐसे इंसान के पास जाना है जो एक्चुअल में फसल को खरीदता और बेचता है। वो उसे कुछ पैसे देंगे जिसके बदले में वो रिसीट जो है वो अपने पास रख लेंगे कि हाँ मैंने इनको 1 करोड़ की फसल बेची है। और उसके बाद क्योंकि इनके पास ये रिसीट आ गई है तो वो अपने 1 करोड़ जो ब्लैक मनी में थे उसे वापस ला सकते हैं एज अ व्हाइट मनी, एंड वो आपकी जो ब्लैक मनी है वो व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो गई। अगर हम वापस कैग की 2019 की रिपोर्ट में आए तो 1500 से भी ज्यादा केसेस ऐसे थे जहां पर किसी ने कोई टैक्स एग्जेम्पशन के लिए प्रूफ ही नहीं मांगा। मतलब कि किसी ने जाके उनके लैंड में नहीं देखा कि एक्चुअल में वो फसल उगा भी रहे हैं या नहीं, और उन्हें टैक्स एग्जेम्पशन मिल गया। और शायद इसी रीजन की वजह से अगर हम 2015 की इस लिस्ट को देखें तो वहां पर हंड्रेड्स ऑफ करोड़ ऑफ एग्रीकल्चर इनकम क्लेम की गई है। बट अगेन अगर इस लिस्ट को ध्यान से देखें तो किसी फार्मर का नाम है ही नहीं, ये तो बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम है जिनका एग्रीकल्चर से कोई लेना देना है ही नहीं। और 2018 में इसी रीजन की वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसी लिस्ट में से कई कंपनीज में रेड किया और उन्हें यह पता चला कि बहुत सी ऐसी कंपनीज थी जो सिर्फ अपनी लैंड को लीज पर देती थी, वहां पे सीड्स खरीदती और बेचती थी और फिर उसे सेक्शन 10(1) के अंडर एग्रीकल्चर इनकम दिखाती थी, जो कि बिल्कुल ही इलीगल था। अब हमें से मैक्सिमम लोग सोच रहे होंगे कि जब गवर्नमेंट को पता है कि ऐसे बहुत से नॉन एग्रीकल्चरिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर इनकम क्लेम कर रहे हैं तो सीधा सीधा उन पर टैक्स क्यों नहीं लगाती? तो इसके 4 सबसे बड़े रीजन है। रीजन नंबर 1, इंडिया की आधे से ज्यादा जो पॉपुलेशन है उनकी लाइवलीहुड सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम पर डिपेंडेंट है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि जो 85% फार्मर्स हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन नहीं है, और जो टॉप के 15% लोग हैं उन्हीं के पास मैक्सिमम लैंड अवेलेबल है, यानी 45% लैंड सिर्फ टॉप के 15% के पास है। मतलब कि जो हमारे मैक्सिमम ऑनेस्ट फार्मर्स हैं वो सारे के सारे एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है और उनके पास तो कोई इनकम है भी नहीं। अगर सरकार डायरेक्टली बिना सोचे समझे सब पर टैक्स लगा देती है तो टॉप 15% अमीर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बाकी के ऑनेस्ट फार्मर्स हैं सारा बर्डन उन पर आ जाएगा, जो हमारी सरकार नहीं चाहती। और सरकार की इस मजबूरी का फायदा उठाने वाले कई पॉलिटिशियंस और एमपीज ऐसे हैं जो खुद को किसान बता के अपनी इनकम पर कोई टैक्स पे नहीं करते। अभी करंटली हमारे लोकसभा में सभी पार्टी से टोटल 38 एमपीज ऐसे थे जो खुद की प्रोफेशन फार्मिंग बताते हैं, और हमारे देश के एक फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन पर एक फॉर्मर इनकम टैक्स ऑफिसर ने ये तक एलिगेशंस लगाई हैं कि उन्होंने किसी एक फाइनेंशियल ईयर में
7 करोड़ की एग्रीकल्चर इनकम क्लेम की थी। और ये करोड़ों की इनकम उन्होंने अपने खेतों से नहीं बल्कि जो बालकनी में गमले होते हैं उसमें उग रही गोभियों से कमाई है। अब ये एलिगेशंस प्रूफ तो नहीं हुई है। मेन पॉइंट ये है कि जब हमारे लॉ बनाने वाले एमपीज ही खुद को किसान डिक्लेयर करते हैं तो फिर लॉजिकल सी बात है कि वो खुद की एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने के लिए क्यों ही लॉ पास करेंगे। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ओपन करके देखें तो वहां पर जो 7th शेड्यूल है उसमें साफ साफ लिखा है कि जो एग्रीकल्चर इनकम है वो स्टेट लिस्ट के अंडर है, जिसका मतलब है कि सिर्फ स्टेट डिसाइड करेगा कि एग्रीकल्चर पर कितना टैक्स लगना चाहिए और कितना नहीं। और इसलिए जो इंडिया में स्टेट्स है वहां पर कहीं पर टैक्सेस हैं और कई स्टेट में टैक्सेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल केरला, असम और वेस्ट बंगाल में कहीं कहीं ऐसी एग्रीकल्चर इनकम है जहाँ पर टैक्सेस हैं। और वहीं पर अगर हम यूपी और राजस्थान की बात करें तो वहां पर कहीं पर भी टैक्सेस नहीं है। और इवन की जिन स्टेट्स में टैक्सेस हैं वहां पर भी सिर्फ जो कॉफी है और टी की एग्रीकल्चर इनकम है उन्हीं पर टैक्सेस है। यानी कि मेजॉरिटी ऑफ इंडिया में कोई एक ऐसा रूल नहीं है जहां पर गवर्नमेंट आ सकती है और इंटरवेंशन कर सकती है और वहां पर जो एक ही लॉ है सबके लिए बना सकती है। लास्टली जो 2016-17 का इकोनॉमिक सर्वे था वहां पर पता चला कि जो 100% एग्रीकल्चर इनकम है उनकी जो ट्रांजैक्शंस है वो सिर्फ कैश में होती है, यानी कि कोई बैंकिंग सिस्टम यूज ही नहीं हो रहा। और अगर बैंकिंग सिस्टम यूज नहीं हो रहा तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि कितना पैसा कहां पर गया है। बट फिर भी जस्ट सपोज कि हम सारी की सारी इनकम को ट्रैक कर लेते हैं, उन पर इनकम टैक्स लगा देते हैं, तो इससे हमें क्या फायदा होगा। इसके लिए हमारी पूरी वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिए जिसने मुझे भी हिला के रख दिया। देखिए 2004 से लेकर 2013 तक जितनी भी एग्रीकल्चर इनकम क्लेम की गई है वो इस टेबल में दिखा दी है। अगर हम इस टेबल के डेटा को ध्यान से स्टडी करें तो 2004 और 2005 के बीच में एग्रीकल्चर इनकम ना के बराबर है। वहीं पर 2006 से 2010 के बीच तक ये अमाउंट 500 करोड़ से इंक्रीज होकर 87,000 करोड़ पहुंच गया। बट ये भी उतनी शॉकिंग बात नहीं है। आप आगे डेटा को सुनिए। नेक्स्ट ईयर 2011 में जो एग्रीकल्चर इनकम है वो 2000 लाख करोड़ हो गई, जबकि इंडिया की जीडीपी ही 87 लाख करोड़ थी। यानी जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम है वो इंडिया की जीडीपी से 22 गुना थी, जो कि इम्पॉसिबल है। यह अमाउंट इतना बड़ा है कि इससे आप दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी को यानी एप्पल को 8 बार खरीद सकते हो और दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी को यानी माइक्रोसॉफ्ट को 10 बार खरीद सकते हो। इवन की चाइना की जीडीपी अभी तक 2000 लाख करोड़ नहीं पहुंची है। उनकी 2022 में जीडीपी 1400 लाख करोड़ रुपए थी। इन शॉर्ट इस साल कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। बहुत सी ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट की गई है। अब इमेजिन कीजिए कि सरकार इस 2000 लाख करोड़ का सिर्फ 1% यानी 20 लाख करोड़ रुपए एज एन इनकम टैक्स कलेक्ट करती, तो सिर्फ इस 1% वाले अमाउंट से हम पूरे देश का इनकम टैक्स 2 साल के लिए माफ कर सकते थे। इसके साथ साथ जो जीएसटी है वो पूरे 1 साल के लिए बंद किया जा सकता था। और तो और जो मुंबई से अहमदाबाद की बुलेट ट्रेन है, ऐसा नेटवर्क 20 बार बनाया जा सकता था। सिमिलरली अगर हम 2012 में आई फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिसर्च बॉडी की इस स्टडी को पढ़ें तो 2007 से 8 में एग्रीकल्चर टैक्सेस से पोटेंशियल रेवेन्यू 50,000 करोड़ का था। और इस अमाउंट को अगर हम आज के रेट्स में कन्वर्ट करें तो आज हमें एटलीस्ट 2.5 लाख करोड़ की एडिशनल रेवेन्यू मिलता और इससे हम इंडिया का नेक्स्ट 2 साल का एजुकेशन बजट कवर कर सकते थे और इसके बाद भी हमारे पास हजारों करोड़ों रुपए बच जाते। लेकिन फिर भी हम इमोशनल हैं। हम कहते हैं कि हमारे फार्मर के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं होना चाहिए। एंड यू आर राइट, अगर हम 96% फार्मर पर कोई टैक्स ना भी ले और सिर्फ टॉप 4% पर ले तो भी 25,000 करोड़ रुपए का टैक्स बनता है। इससे आप इमेजिन कीजिए कि कितने ऐसे फार्मर्स हैं जिनका लोन हम माफ कर सकते हैं, एजुकेशन को इंप्रूव कर सकते हैं और जो मिडिल क्लास के ऊपर टैक्स बर्डन है उन्हें कितना कम किया जा सकता है। इन कंक्लूजन इस वीडियो से जो भी हमें फाइंडिंग मिली उससे ये तो क्लियर है कि हजारों लाखों करोड़ों का पोटेंशियल रेवेन्यू जो कि हमें एग्रीकल्चर पर टैक्स लगा के मिल सकता था उसे हम हर साल लूज कर रहे हैं। और इसके लिए 3 सजेशंस हैं जिनको यूज करके एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाया जा सकता है। सबसे पहला जनरल सजेशन तो यही था कि जो एग्रीकल्चर इनकम है उसको भी नॉर्मल इनकम टैक्स वाले ब्रैकेट में गवर्नमेंट ला सकती है। इससे 2 फायदे होंगे। जो फार्मर साल के 7.5 लाख रुपए से कम कमा रहे हैं उन पर न्यू टैक्स रिजीम के चलते कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और जो कंपैरेटिवली बड़े फार्मर्स हैं यानी जो 7.5 लाख रुपए से ऊपर कमा रहे हैं उन पर थोड़ा टैक्स लगेगा। बट हम में से बहुत से लोग हैं जो ये चाहते हैं कि 7.5 लाख रुपए बहुत कम है, ये अमाउंट 40-50 लाख रुपए होना चाहिए और इसके ऊपर ही किसी फार्मर को टैक्स लगना चाहिए। तो सेकंड सजेशन एग्जैक्टली इसी के ऊपर है। सेकंड सजेशन 2014 की टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट में मेंशन है। इसमें उन्होंने 50 लाख से ज्यादा इनकम वाले रिच फार्मर्स को टैक्स लगाने का सजेशन दिया है, जिससे स्मॉल और मीडियम फार्मर्स पर टैक्स का बर्डन नहीं लगेगा और रिच फार्मर्स और बाकी लोग अपनी ब्लैक मनी को एज एग्रीकल्चर इनकम भी नहीं शो कर पाएंगे। थर्ड, अभी रिसेंटली 2022 में पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि 2020 से 21 में 21 लाख लोगों ने एग्रीकल्चर इनकम क्लेम की थी और इनमें से 60,000 लोग ऐसे थे
जिनकी एग्रीकल्चर इनकम 10 लाख से ज्यादा थी। और इस कमेटी ने रेकमेंड किया कि आप 3 ब्रैकेट्स बना दीजिए। एक ऐसे लोग जिनकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है लेकिन 50 लाख से कम है, दूसरे जिनकी इनकम 50 लाख और 1 करोड़ के बीच में, और तीसरे वो लोग जिनकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर है। और इन तीनों को अलग अलग टैक्स ब्रैकेट में डाल देना चाहिए। इन शॉर्ट, आपको क्या लगता है कि क्या हमारे देश के लिए जरूरी है कि हम एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाएं? क्योंकि एक तरफ जहां मिडिल क्लास लोग टैक्सेस का मैक्सिमम बर्डन कैरी कर रहे हैं, वहीं पर अमीर लोग अपनी करोड़ों की इनकम पर कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं और सिर्फ फार्मर्स का सहारा लेके टैक्स इवेजन कर रहे हैं। और अगर हम इन लोगों को ट्रैक कर लेते हैं तो जो हमारा देश है वो काफी रेवेन्यू जनरेट कर सकता है और देश की तरक्की हो सकती है। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी बुक है जिसका नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है। वो बोलते हैं कि कोई भी प्रोफेशन 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, EVSI, मीनिंग एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर और सेल्फ एम्प्लॉयड। और इन चारों पर अलग अलग टैक्सेस लगते हैं। तो अगर इसके बारे में आप और जानना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 200 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी में फ्री में अवेलेबल है। और हर हफ्ते हम इसमें एक फ्री बुक समरी ऐड करते हैं। इसके अलावा इसमें 1200 और समरीज हैं जिसके लिए आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। अगर आपको वो नहीं भी चाहिए तो आप फ्री बुक समरी सुन सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली मेंबर को नॉलेज होनी चाहिए कि जो एग्रीकल्चर इनकम है उस पर जो अमीर लोग हैं वो टैक्सेस इवेड कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप उनके साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।